हेलो। देखिए, आप लोग काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ऑर्गेनिक कब शुरू करेंगे। तो यही देखते हुए हमने ऑर्गेनिक पार्ट आज से शुरू कर रहे हैं। और इसमें आपका जो फाइनल बीएससी फाइनल का जो सिलेबस है आपका सीसीसी यूनिवर्सिटी का, उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इससे कम ही आते हैं। बट आपके जितने भी आते हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसे ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो। इसे ध्यान रखने का, अगर आप स्किप करते हो वीडियो को तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए वीडियो। इसके हम इंस्ट्रूमेंटेशन से लेके ही कुछ चीज़ों को समझेंगे पहले, और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो थियोरेटिकली समझेंगे, ठीक है। ज़रा देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप कंप्लीटली से फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। न्यूक्लियर से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियर मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मीन्स क्या होगा? न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। अब आपका रेजोनेंस कंडीशन आप जानते हो, रेजोनेंस होता क्या है कि जब जब दो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, जैसे आप रेजोनेंस ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ठीक है। बट ऑर्गेनिक में मतलब तो वही होता है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं बिल्कुल, तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। या कह लो दो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, तो उस कंडीशन को आप रेजोनेंस कहते हो। तो जब आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी उससे रिलेटेड टर्म है, इसे हम समझेंगे कि आपने रेजोनेंस क्यों कहा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्यों कहा। ऐसे ही आपका देखिए जो आपके सिलेबस में है बीएससी फाइनल के, वो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और पीएमआर जो होता है इसे कहते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब पीएमआर को हम 1H NMR भी लिखते हैं, ठीक है। ये भी लिखा मिल जाएगा आपको 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। वही प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है कि हम दो बड़े मैग्नेट्स लेते हैं, और मैग्नेट से आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो। भाई आपने मैग्नेट लगाया तो मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अप्लाई हो गया वहाँ पर। तो फिर आप इसके बीच में एक जो सैंपल बॉक्स होता है वहाँ पर आप न्यूक्लियस रख देते हैं, यानी कि अपना सैंपल रख देते हो। अब सैंपल आपका जो है इसमें प्रोटॉन्स होंगे। भाई आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, आपने ग्लूकोज ले लिया, उसमें भी प्रोटॉन है आपके, ठीक है। आपने बेंजीन ले लिया, उसमें भी प्रोटॉन है आपके। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके लिए हुए हैं आपने, तो उसमें जो प्रोटॉन्स होंगे उनका जो न्यूक्लियस होगा वो दो बड़े मैग्नेट्स के बीच में जब रखा जाता है तो वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो रोटेशन ऐसे होती है, जैसे आपका ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, तो जब आप इसे दो बड़े मैग्नेट्स के बीच में रखोगे तो उनके इन्फ्लुएंस से ये अपनी एक्सिस पर ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लियर आपको ये? अब इसकी स्पिन भी होगी। अब जो इसकी स्पिन होती है, देखिए जो इसकी स्पिन होती है वो आपकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्पिन के ही इक्वल डायरेक्शन में होती है। सॉरी, जो डायरेक्शन आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन आपकी ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियाई की होगी, ठीक है। अब देखिए ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा है। इसी के इन्फ्लुएंस में जो आपका न्यूक्लियाई है उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे ये स्पिन मान लीजिए और वो ऐसे रोटेट करते हुए स्पिन कर रहा है। अब इसके रोटेशन से देखिए, ये हमने रोटेशन के लिए दिखाया है, ये कैसे कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो इसके रोटेशन से क्या होगा, ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। भाई किसी चीज़ को आप बहुत तेज़ी से घुमाते हो, बहुत तेज़ी से आप घुमाते जाते हो ऐसे, तो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट कर लेगी। तो ये इसने खुद से जनरेट किया है, या आप कह सकते हो जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया उससे इंड्यूस होकर के इसने रोटेशन करना स्टार्ट किया। तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हुआ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है आपको ये? ठीक है। अब आपका जो ये घूम रहा है, देखो रोटेट कर रहा है, इसे बोलते हैं प्रिसीजन, इसे बोलते हैं प्रिसीजन। अब जो न्यूक्लियाई है वो प्रिसीजन कर रहा है, तो जो प्रिसीजन करने की इसकी दर होगी, या कहते हैं प्रिसीजन करने की जो रेट होगी या फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हम कहते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी। जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी है उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए ये कंडीशन आपकी अभी क्या है कि आपने दो बड़े मैग्नेट लिए हुए हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, आपने एक सैम्पल बॉक्स में न्यूक्लियाई लिया हुआ है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है। अब ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसने अपनी एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो दोनों की स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में है। अब जब ये रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन से एक फील्ड जनरेट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब जी अपनी एक्सिस पर प्रिसीजन कर रहा है, इसकी प्रिसीजन करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप क्या करते हैं, देखिए अब आप क्या करेंगे, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अब आप इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालोगे। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप इस पर डालोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सा यूज होता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज हुआ है। तो आप देखते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें रेडियो वेव रेडिएशन यूज किया जाता है। ये आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो रेडियो वेव रेडिएशन हम जब इस पर डालते हैं तो आप जानते हो जो रेडियो वेव रेडिएशन है वो स्पेक्ट्रम में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट में आता है। और जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो स्पेक्ट्रम में तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, आप कह सकते हो जो उसकी एनर्जी है वो बहुत कम है। तो वो क्या कर सकता है, वो न्यूक्लियाई को या केवल न्यूक्लियाई को ही आपका एक्साइट कर सकता है, किसी मॉलिक्यूल को या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल या एटम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल इफेक्ट कहाँ पर होगा, न्यूक्लियाई पर, क्योंकि आपका रेडियो रेडिएशन बहुत कम एनर्जी या बहुत कम फ्रीक्वेंसी रखता है। तो अब देखिए आपने मान लो EMR जो आपने रेडिएशन डाला है, रेडियो रेडिएशन डाला है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या मान ली, न्यू। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आपने डाला। तो अब कंडीशन क्या होगी, जब आपकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी यानी कि इसके जो घूमने की दर है प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी, जब वो इसे एब्जॉर्ब करेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो आपका न्यूक्लियाई है वो आपको लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव कर जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए। देखिए ये क्या कहना चाहता है, आपका जो रोटेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, ओमेगा, प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं। अब आपकी जो आपने रेडिएशन डाला है, अब रेडिएशन आपने इसमें डाला है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अब जब इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इसकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। अभी मैंने आपको बताया था रेजोनेंस क्या होता है, जब दो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। अभी क्या हुआ, इसकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्ट इक्वल हो गई, तो ये कंडीशन क्या है, रेजोनेंस। और इस कंडीशन में जो आपका न्यूक्लियाई है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव कर जाता है। अब देखिए जब वो मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको पता है कि जो ग्राउंड स्टेट में है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपका न्यूक्लियाई वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब आपने उस पर रेडिएशन डाला तो वो अपनी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, तो वो ऐसे भी रोटेट होता रहेगा और वो फिर ऐसे भी घूमने लगेगा। देखिए वो ऐसे भी घूमने लगेगा और ऐसे तो घूम ही रहा है वो, तो दोनों साइड से घूमते हुए ऐसे जाएगा। देखिए वो ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप इसे। तो जब इस तरह से जाएगा तो इसकी स्पिन भी रोटेट होगी। भाई ये जब ऐसे है तो ये ऐसे घूमते हुए भी जाएगा और ऐसे तो घूम ही रहा है वो, ठीक है, तो स्पिन भी रोटेट करने लगेगी। तो ऊपर जाकर इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप कह सकते हो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करेगा यहाँ से। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहता ही है क्योंकि वो प्रिसीजन तो कर ही रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब आपकी जो स्पिन है होती है वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने पर चेंज हो जाती है, इसे कहा जाता है फ्लिपिंग। तो स्पिन का चेंज होना क्या कहलाता है, फ्लिपिंग। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लिपिंग क्या है, तो फ्लिपिंग क्या होगा, सीधा सा स्पिन का चेंज होना आपका फ्लिपिंग कहलाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप NMR आप समझ गए होंगे, NMR यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है। जब आप न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है तो उसे ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। भाई न्यूक्लियस को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर दिया, उसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, फिर आपने रेडिएशन डाला, रेडिएशन डालने पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आपका रेजोनेंस। और उसी कंडीशन में आपका जो न्यूक्लियाई है वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा, और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं अगर उसकी स्पिन चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन को फ्लिपिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आप अपनी बुक से थ्योरी जो है अपनी बुक से पढ़ सकते हो। अब हम यहाँ से एक रिलेशन देखते हैं। भाई H0 हमारा क्या था, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आपने कहा कि जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दो बड़े मैग्नेट रखे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो आपका जो न्यूक्लियस है उसने आपका प्रिसीजन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी को हमने क्या माना था, ओमेगा। तो ओमेगा आप नहीं समझ सकते कि ओमेगा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, H0 के।
यानी कि आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ही न्यूक्लियाई ने प्रिसीजन करना स्टार्ट किया। तो उसका मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा, कह सकते हो ये। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो आपकी इतनी ज़्यादा होगी, तो अगर आप इक्वल टू ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नोट और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका गामा एच नोट। अब देखिए जो गामा होता है इसे कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशो, और जो इक्वल होता है 2 पाई म्यू अपॉन एच आई के, 2 पाई म्यू अपॉन एच आई के। अब देखिए जी गायरो मैग्नेटिक रेशो है क्या। अब आप जानते हैं जो आपका न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है और लोअर स्टेट से हायर स्टेट में भी जा रहा है, तो आपका ग्रेविटी का भी तो कोई ना कोई इफेक्ट होगा उसके प्रिसीजन पर, उसके घूमने की दर पर ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी। तो उसे ही बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ग्रेवियोमैग्नेटिक रेशो या कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, यानी कि 2 पाई म्यू अपॉन एच आई। भाई म्यू आपका जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट होगा न्यूक्लियाई का, एच जो होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और आई जो होगी स्पिन होगी न्यूक्लियाई की। ठीक है, स्पिन के बारे में हम पढ़ लेंगे कि स्पिन कैसे देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी डेफिनेट होती है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आपने क्लियर किया कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। अब देखिए इसके बाद हमने पढ़ा था कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं कि रेडियो वेव रेडिएशन डालते हो, तो रेडियो वेव रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है, और जब दोनों फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी और म्यू दोनों एक इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। अभी देखिए आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्रिसीजनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या आपकी गामा एच नोट, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, गामा एच नोट इक्वल टू किसकी होगी आपकी। अब जो रोटेशन कर रहा है वो मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो उसकी रोटेशन को हम क्या मानेंगे, 2 पाई न्यू। न्यू क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो जो पर सेकंड वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसे कहेंगे 2 पाई न्यू। तो यानी कि ओमेगा इक्वल टू किसके है, 2 पाई न्यू के, तो आप लिख सकते हो गामा एच नॉट इक्वल टू किसके हो गया, 2 पाई न्यू के। या आपको निकालना है यहाँ से फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई को उधर शिफ्ट कर दो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इक्वल टू किसके हो जाएगा, गामा एच नॉट अपॉन 2 पाई के। तो ये रिलेशन यहाँ से क्या निकल के आया है, देखिए यहाँ से निकल के आया है जो गामा एच नॉट है यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के भी इक्वल होती है, यानी कि इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये सीधी सी बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए आपने पढ़ा था कि जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो आपके न्यूक्लियाई ने प्रिसीजन करना स्टार्ट किया, तो यानी कि एच नॉट किसके इक्वल हो गया, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी के। भाई न्यूक्लियाई ने कब प्रिसीजन स्टार्ट किया, जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया। फिर आपने कहा कि आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डाला, और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इक्वल हो जाएगा प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी के, तो उस कंडीशन में आपका न्यूक्लियाई जो होगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों बी तो इक्वल ही होंगे, यानी कि आपका जो न्यू होगा वो इक्वल टू किसकी, सॉरी यानी कि ये दोनों भी तो आपके जो होंगे इक्वल होंगे, यानी कि जो आपका न्यू होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, एच नोट के। तो यही रिलेशन आपने यहाँ से निकाला है, तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। अब देखिए आपके एग्जाम में एक बेसिक क्वेश्चन आता है बहुत, वैसे तो आपके सिलेबस में जो है प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है, केवल आप प्रोटॉन के लिए पढ़ते हो, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन में वो आपको किसी की भी स्पिन पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि वो NMR एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आई की वैल्यू देखिए, आई क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, तो आई की वैल्यू अगर कुछ भी होती है यानी कि 1 होती है या हाफ या फ्रैक्शन में होती है यानी कि 1/2 3/2 इस तरह से कुछ भी वैल्यू होगी तो वो आपका NMR एक्टिव होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 है आई की तो वो NMR इनएक्टिव होगा, यानी कि NMR एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैसे आप देख सकते हो, भाई देखिए जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, आप यहाँ प्रोटॉन के लिए पढ़ रहे हो 1H, भैया आपकी होती तो कार्बन के लिए भी है, 13C के लिए भी होती है, फॉस्फोरस के लिए भी होती है, ठीक है 15 फॉस्फोरस क्लोरीन के लिए भी होती है। तो ये आपकी अलग अलग तरह के न्यूक्लियाई के, यानी कार्बन का न्यूक्लियाई भी तो इन्वॉल्व होगा, फॉस्फोरस का न्यूक्लियाई भी इन्वॉल्व होगा, क्लोरीन का न्यूक्लियाई भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में है केवल प्रोटॉन के लिए है। बट मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वेश्चन में आपके न्यूक्लियाई को ये जरूर पूछ सकता है कि कार्बन 13 NMR एक्टिव होगा या नहीं होगा, फॉस्फोरस 15 NMR एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको पूछ सकता है, तो उस बेस पर आप पहचानोगे कैसे, उसका एक डायरेक्ट तरीका क्या है। देखिए आपको मास नंबर पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, तो आप यहाँ से आई को पहचान सकते हो। ठीक है, तो उसके बेस पर दे रहे हैं हम, तो मास नंबर देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, मास नंबर अगर आपका ओड होता है और एटॉमिक नंबर आपका ओड भी हो या फिर इवन हो सकता है। ठीक है, भैया तो जानते हैं आप, ओड मतलब विषम, इवन मतलब सम। तो
तो आपकी आई की वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन में होगी, यानी कि 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 5/2 हो सकती है, एक्सेट्रा 7/2, ठीक है, इस तरह से हो सकती है। तो फिर अब देखिए एटॉमिक नंबर ओड है और सॉरी मास नंबर ओड है, एटॉमिक नंबर ओड या इवन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपका फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि आपने ले लिया आप ले लीजिए हाइड्रोजन ले लिए 1H1, हाइड्रोजन क्या होता है 1H1, इसे प्रोटियम कहते हैं। 1H2 क्या होता है आपका ड्यूटीरियम होता है। 1H3 आपका क्या होता है ट्राइटियम होता है। अब देखिए आप 1H1 को देख लीजिए, जो इसका मास नंबर है, मास नंबर यहाँ पे लिखते हैं, आप जानते हो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, तो जो मास नंबर है वो ओड है। देखो 1 है, 1 क्या है ओड नंबर है, 2 इवन होता है, तो 1 आपका ओड है, यानी कि मास नंबर ओड है। एटॉमिक नंबर आपका ओड या इवन कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ओड है, तो इसका मतलब ये आपका वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह से आपकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये आपका NMR एक्टिव होगा। अब आप 1H2 को देख लीजिए। अब 1H2 यानी कि ड्यूटीरियम, इसे D से लिखते हैं, इसे T से लिखते हैं, ठीक है। प्रोटियम को आप सिंपल P भी लिख देते हैं, या फिर प्रोटॉन सिंपल 1H1 ही लिखते हैं, बट इसे D भी लिखते हैं। जैसे आप CH3 लिख रहे हैं, तो आपने CH3 को CD3 लिख दिया, तो इसका मतलब है यहाँ पर ड्यूटीरियम है, यानी कि 1H2 है। तो इसका मास नंबर देखिए, मास नंबर इसका क्या है इवन है, इसका मास नंबर इवन है, तो ये आपका NMR एक्टिव नहीं होगा। फिर आप इसमें देख लीजिए, इसका मास नंबर ओड है, एटॉमिक नंबर भी ओड है, तो ये आपका NMR एक्टिव होगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि एक्टिव है नहीं है। बाकी आप कार्बन देख सकते हो 6C13, 6C13 एक होता है आपका 6C12, ये दोनों आइसोटोप हैं एक दूसरे के, ठीक है। एटॉमिक नंबर जहाँ सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ पर क्या है देखिए, आप इसका देखिए मास नंबर इवन हो गया, तो मास नंबर इवन है अगर, तब भी आपका हो सकता है, हम पहले सारे कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले इसमें, ठीक है, कि ये होगा नहीं होगा। बट आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका मास नंबर भी इवन है, इसका एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो ये कभी भी NMR एक्टिव नहीं होगा। बाकी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ इसमें कैसे होती है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, पहले वो देख लीजिए। दूसरी कंडीशन है, अगर मास नंबर इवन हो और आपका एटॉमिक नंबर भी इवन हो, तो जो आई होगा वो 0 ही होगा हमेशा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि आपका मास नंबर इवन हो, एटॉमिक नंबर आपका ओड हो, तो वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से आपकी वैल्यू वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। अब देख लीजिए, आपने अभी देखा था 6C13, अब देखिए ये भी NMR एक्टिव होगा, ये भी आपका एक्टिव होगा, और ये भी आपका एक्टिव होगा, ठीक है, ये भी एक्टिव होगा, बट ये क्या होगा इनएक्टिव, ठीक है, ये आपका इनएक्टिव होगा। अब आप देखिए 6C13 लिया आपने और एक लिया आपने 6C12। अब ये मास नंबर जो है वो इवन है, तो मास नंबर इवन आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। फिर आपका जो है एटॉमिक नंबर भी देखिए 6 है, 6 क्या है इवन नंबर है, तो ये भी इवन है, तो इवन इवन, तो इवन इवन क्या होगा 0, यानी कि NMR इनएक्टिव, तो ये आपका NMR इनएक्टिव हो गया 6C12। अब आता है 6C13, 6C13 में देखिए जो आपका 13 है, ये क्या हो गया आपका ओड हो गया। फिर मास आपका एटॉमिक नंबर ओड भी हो सकता है, इवन भी, तो यहाँ पर इवन है, तो इसका मतलब ये NMR एक्टिव होगा। तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। आपको कुछ भी निकले वो दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए NMR एक्टिव है इनएक्टिव है, कैसे देखेंगे, तो आप इस तरह से देखोगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन जो है वो एक्टिव होती है, जबकि सेकंड कंडीशन NMR इनएक्टिव है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर से आप इसे पहचान सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा और इसके बेस पर क्वेश्चन करिएगा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन इसके नहीं होते केवल इस बेस पे, आगे हम NMR सिग्नल पढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ सिग्नल आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड में, वो देखते हैं। तो ज़रा इसके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।